टॉपिक है 12th क्लास के बच्चों के लिए डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बेस पर ओम्स लॉ डिडक्ट कैसे किया जाएगा। तो वी नो दैट, सबसे पहले हम ये जानते हैं रिलेशन आई और वी डी का क्या होता है। वी नो दैट आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये इसका रिलेशन होता है। यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई ओवर एन ई ए, ये बना लिया। नेक्स्ट हम जानते हैं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलैक्सेशन टाइम के साथ जो डेरिवेशन था वो क्या है, वी डी इक्वल टू एन ई टा ओवर एन। अब हमें ओम्स लॉ के बारे में सोचना चाहिए। ओम्स लॉ क्या है, V ओवर आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट R, ये है। यानी ओम्स लॉ के लिए V चाहिए और I चाहिए। I तो यहाँ पे है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, यहाँ V नहीं है। अगर V और I का कहीं कॉम्बिनेशन बनेगा तो हम डिटेक्ट कर सकते हैं ओम्स लॉ को। तो हमें यहाँ से V और चाहिए, तो E के अंदर होता है E इक्वल टू V ओवर एन, लेंथ ऑफ वायर एंड V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द वायर। तो यहाँ से हो जाएगा वी डी इक्वल टू E V टा ओवर एन, ये कोई फर्स्ट और ये सेकंड। अब ये दोनों ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी को शो कर रहे हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ से हो जाएगा ई वी टा ओवर एम एन इक्वल टू आई ओवर एन ई। अब इसमें से इस फॉर्म को छांटना है। ओम्स लॉ का फॉर्म क्या, वी ओवर आई, तो वी ओवर आई लाना है, बाकी के सभी कांस्टेंट की तरफ कर दीजिए। तो वी इधर, आई इधर से वी ओवर आई इक्वल टू ये एम एन चला जाएगा यहाँ पे, और ये ई और टाउ आ जाएगा यहाँ पे, तो एक और ई आ जाएगा और ए टाउ, ये आ जाएगा टाउ। अब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जो ये एल और ए हम ऐसे लिख सकते हैं, और ये जो नंबर है वो कैसा है, कांस्टेंट नंबर। तो जब ये कांस्टेंट नंबर है और ये क्या है, ये सब पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, एल और ए फिक्स कर दिया जाए, तो ये वी ओवर आई क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट। और जब ये कांस्टेंट हो जाएगा तो हम इसको आर बोल सकते हैं, यानी आर इक्वल टू एम ओवर एन ई स्क्वायर टाउ एल। ये जो एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स होता है, एन ये डिपेंड करता है मटेरियल पर। कॉपर के यूनिट में कितना इलेक्ट्रॉन है यूनिट वॉल्यूम में, आयरन के यूनिट वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन है, वो फिक्स है उनके लिए, ये मटेरियल के हिसाब से फिक्स है। टाउ रिलैक्सेशन टाइम है, हीट करने पर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होता है। हीट करने पर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होता है। जब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। यहाँ से देखिए, ये डिक्रीज होता है तो ये इंक्रीज होता है। रेजिस्टेंस बढ़ जाता है क्या करने पर, हीट बढ़ाने पर। और तो हम यहाँ से कर सकते हैं आर, और ये सब कांस्टेंट हुआ। कांस्टेंट कौन है, रो एल ओवर, ये आ गया हमारा देखिए फॉर्मूला। रो कौन है, रेसिस्टिविटी है। तो कंपैरिजन करने पे क्या आएगा, रो इक्वल टू हो जाएगा एम ओवर एन ई स्क्वायर टाउ। तो ये हमारा ओम्स लॉ डिडक्ट हो गया, ये वाला, ये ओम्स लॉ है, ये हमारा ओम्स लॉ है। उसके आगे हमने और आगे स्टेप बढ़ा दिया, तो ये रो वाला स्टेप है वो ये निकल के आया। ये सब कांस्टेंट वैल्यू होती हैं, टेम्परेचर और मटेरियल पे डिपेंड करता है। एम और ई तो कांस्टेंट है, एन मटेरियल के हिसाब से नंबर चेंज होते हैं। कॉपर के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कुछ और होंगे, आयरन के अंदर कुछ और होंगे, नाइक्रोम के अंदर कुछ और होंगे। रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर
ओम्स लॉ में कहा गया है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो क्या होगा कि जो रिलैक्सेशन टाइम है वो इंक्रीज डिक्रीज होगा। जब इंक्रीज डिक्रीज होगा टेम्परेचर के हिसाब से तो रेसिस्टिविटी भी इंक्रीज डिक्रीज होगी। तो फिर ये रेसिस्टिविटी इस पर डिपेंड कर रही है। किस पे डिपेंड कर रही है? टाउ पे डिपेंड कर। टाउ किस पे डिपेंड कर रहा है? टाउ टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। टाउ टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, टाउ पर रेसिस्टिविटी डिपेंड कर रही है। तो ये सब फिक्स है यहाँ पे। तो ये मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो ये हमारा डिडक्ट हो गया ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन रेसिस्टिविटी एंड टेम्परेचर। तो अभी जो पीछे वाले हमने देखा है कि रेसिस्टिविटी होती है वो किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो वहीं पर अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाए कॉपर, नाइक्रोम और सिलिकॉन। कॉपर क्या होता है? ये हमारा कंडक्टर होता है। नाइक्रोम क्या होता है? नाइक्रोम भी कंडक्टर होता है, बट ये एलॉय होता है, मिक्स कंडक्टर होता है, दो मिल के बनता है एलॉय। और ये सिलिकॉन सेमी कंडक्टर है। तो इनके लिए रेसिस्टिविटी और टेम्परेचर के लिए क्या फ़र्क पड़ता है? तो कॉपर के लिए हमारा हो जाएगा, कॉपर की रेसिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में जब ग्राफ बनेगा कॉपर का, तो ग्राफ आएगा इस तरह से। ये इस तरह से ग्राफ होता है। नाइक्रोम के लिए ग्राफ होगा, तो नाइक्रोम के लिए ग्राफ होगा टेम्परेचर और उसके लिए इस तरह से। ये ऑलरेडी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब है कि नाइक्रोम के अंदर पहले से ही रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है और टेम्परेचर पे थोड़ी और बढ़ जाती है। इसमें शो कर रहा है कि इसके अंदर जो शुरुआत में रेसिस्टिविटी वो कम होती है, फिर टेम्परेचर पे बढ़ती चली जाती है। और ये तो नाइक्रोम के लिए हो गया। अब है आपका सिलिकॉन के लिए। तो सिलिकॉन कैसा है? सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर की रेसिस्टिविटी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेसिस्टिविटी डिक्रीज होती है, कंडक्टिविटी बढ़ती है। यानी उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं और उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने से कंडक्टिविटी बढ़ती है। कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो रेसिस्टिविटी डिक्रीज होगी। तो सेमीकंडक्टर्स के अंदर क्या होता है? यहाँ अपोजिट होता है कंडक्टर के। यहाँ पर रेसिस्टिविटी डिक्रीज होती है और कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, और यहाँ पर रेसिस्टिविटी इंक्रीज होती है। तो ये ग्राफ है आपको समझने के लिए कि इसमें किस तरह से टेम्परेचर और रेसिस्टिविटी का आपस में रिलेशन होता है। देखिए कोई न्यूमेरिकल अगर इस तरह का आता है कि रेसिस्टेंस, यहाँ रेसिस्टेंस भी हो सकता, आर भी लिख सकते हैं, रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी उसमें गिवन है कि 80 डिग्री पर इतनी रेसिस्टिविटी या रेसिस्टेंस है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे कितना हो जाएगा? तो बढ़ जाएगा ना। तो ये जो टेम्परेचर है वो किसी टेम्परेचर, गिवन टेम्परेचर पर रेसिस्टिविटी है। ये 0 डिग्री टेम्परेचर पर रेसिस्टिविटी है। ये 1 है प्लस अल्फ़ा। अल्फ़ा कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी है, कोफिशिएंट। ये पर डिग्री सेल्सियस के हिसाब से इंक्रीज होने वाली रेसिस्टिविटी है, यानी कोफिशिएंट है। ये गिवन होगा पर्टिकुलर क्वेश्चन में, अगर यहाँ साइड में गिवन होगा उस मटेरियल के लिए। डेल्टा टी यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस है। जैसे पहले पूछा था कितने पर थी? 80 पर थी, फिर कितने पर पहुँच गई? फिर 100 पे पूछ रहा है। तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस है टेम्परेचर डिफरेंस। तो इस तरह से हम रेसिस्टिविटी फाइंड कर सकते हैं, न्यू रेसिस्टिविटी न्यू टेम्परेचर पर। अब यहाँ पे ये है कोफिशिएंट। अगर हमें कोफिशिएंट ही फाइंड करना पड़ जाए, ये कह दिया जाए कि भाई 27 डिग्री सेल्सियस पर इतनी रेसिस्टिविटी है, तो बताइए 180 डिग्री सेल्सियस पर कितनी रेसिस्टिविटी होगी? तो यहाँ हमें 20 पर रेसिस्टिविटी इतनी है, यहाँ लिख लेंगे। 180 पे कितनी रेसिस्टिविटी? इतनी है, यहाँ लिख लेंगे। और यहाँ 20 वाली रेसिस्टिविटी लिखेंगे। यहाँ उन दोनों के बीच का जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो नोट कर लेंगे, डिफरेंस कर लेंगे। तो यहाँ से डिवाइड करने इस फॉर्मूलेशन में रखने से क्या आ जाएगा? अल्फा आ जाएगा। अगर यही टेम्परेचर पूछ लिया जाए तो टेम्परेचर को यहाँ पहुँचा देंगे और अल्फा को यहाँ कर लेंगे। अल्फा की वैल्यू गिवन होगी, ये सब कुछ सेट कर देंगे। यहाँ हम लिख देंगे T2 माइनस T1। अल्फा डेल्टा टी का मतलब है T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। अगर T2 गिवन है या T1 पूछा गया है
तो T2 को यहाँ रख लेंगे और T1 को पूछा गया है तो T1 को इधर कर देंगे और इसको उधर कर देंगे। तो एक दूसरे का ऐसे टर्म्स चेंज करके हम टेम्परेचर को भी पता कर सकते हैं और रेसिस्टिविटी कोफिशिएंट सब कुछ इन फॉर्मूलों से पता कर सकते हैं।